देखो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ऐसा मोशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस पर। ठीक, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन पैदा होगा बॉडी में वो भी किसके कारण होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक, तो इसमें जरूरत पड़ेगी हमको न्यूटन के सेकेंड लॉ की मोशन में। वो क्या कहता है? इट डिपेंड्स ऑन मास। कि एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे फॉर अ गिवन मास, है ना, जिससे कि फॉर्मूला निकल के आता है F इज इक्वल्स टू ma। यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है फोर्स बाय मास। यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए F हो जाएगा Fg के बराबर, G फॉर ग्रेविटेशनल, है ना। और ये जो A होता है वो रिप्लेस हो जाएगा G से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और नियर अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, और दूसरी बात जो हमको जरूरत पड़ेगी वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की पड़ेगी, जो कि हम 10वां में भी पढ़ के आते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास है m2। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। तो m1 मास जो है इस m2 मास पर अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। सिमिलरली m2 जो है m1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, F1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इनकी खासियत क्या होती है कि इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है ना। F G से रिप्लेस कर दिया सीधा सीधी, और इक्वल होता है कितने के? G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर के। G हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 हो गया दोनों बॉडी का मास, और r हो गया दोनों बॉडी के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो m1 में ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण इसमें कुछ एक्सेलरेशन पैदा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ से, नहीं होगा? तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जितना उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय उसका अपना मास बाई m1। तो ये हो जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर बाई m1। क्या कटेगा? m1 से m1 कट जाएगा, बचेगा कितना? G m2 बाई r स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम m2 बॉडी में एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? वही फोर्स बाई मास से। तो इस पे फोर्स है F21, इसका मास है m2, वैल्यू तो उतनी ही है। क्या कटेगा? m2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? m1 बाई G m1 बाई r स्क्वायर बचेगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत? इसी में हम कंडीशन ले लेते हैं कि अब ये एक बॉडी हो गया अर्थ जिसका मास है कैपिटल M, और इसके सरफेस के नियर में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है स्मॉल m। मतलब m1 m2 रिप्लेस हो गया कैपिटल M और स्मॉल m से। ठीक, तो हम उस बॉडी पे फोर्स कंसीडर करते हैं। इस बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो बराबर होगा किसके? G m1 m2 बाई r स्क्वायर के, अर्थ और उस बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत?
तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। कितना होगा? जो एक्सेलरेशन मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा? m चल गया जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ r क्या है? तो r होता है, ये रेडियस हो गया और अर्थ सरफेस पे ये h हाइट हो गया, है ना। तो r हो जाएगा कितना? रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ सरफेस से और ऊपर कितना है वो ऑब्जेक्ट, दोनों का सम है ना होगा। तो नियर अर्थ सरफेस h क्या होगा? r से बहुत छोटा होगा, इसलिए r प्लस h जो है अप्रोक्सीमेटली रिप्लेस हो जाएगा सिर्फ r से। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा कितना? gm बाई आर स्क्वायर। जब वैल्यू पुट करेंगे g की 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमको लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है। कहाँ पे? नियर अर्थ सरफेस। इसी वैल्यू को हम g से इंडिकेट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, तो नियर अर्थ सरफेस कोई भी बॉडी सरफेस से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो उसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पैदा होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? g के बराबर। ठीक, क्लियर है? अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल आर, अर्थ सरफेस से ऊपर h हाइट ऊपर हो गया कोई ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस प्लस वो हाइट, तो वही r प्लस h लिखा उसको। हाँ, तो जब हाइट बहुत कम होगा रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे अभी हम लोग कितने मीटर कितने फीट ऊपर है, बहुत है तो 13-14 फीट मान लो एक फ्लोर की ऊंचाई, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बस 2 ही फ्लोर है, तीसरे पे तो हम लोग खुद हैं, है ना। तो 15-15 फीट भी मानो तब भी 30 फीट मात्र हैं। और सर रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 गुना 1000 मीटर, उसके कंपैरिजन में ये 30 फीट कितना छोटा हुआ, नेग्लिजिबल हुआ। तो हम लोग लगभग अर्थ सरफेस पर ही हैं, तो वैसे सिचुएशन में h की वैल्यू हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हम उतना ही लेते हैं जितना अर्थ का रेडियस होता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो हमारी हाइट है वो बहुत कम है उस रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक, क्लियर है? दुकान में भी जब जाओ तार खरीदने, और मान लो अगर एक बंडल में 100 मीटर की तार आ रही है, और अगर तुमने 98 मीटर उससे तार खरीदा है तो 2 मीटर में तुमको दे देगा उसका, तो उतना बचा के क्या करेगा वो? ठीक है, वो क्यों? क्योंकि 98 मीटर के रिस्पेक्ट में उसके पास जो अमाउंट बच रहा था तार का वो बहुत कम है, जिसका कोई यूज नहीं। ठीक है, तो वो इन जनरल तुमको दे ही देगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नियर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो उस पर फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल, इसीलिए इसको मोशन अंडर ग्रेविटी कहा दिया। ठीक, दूसरी बात, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन किसके बराबर पैदा होगा? g के बराबर पैदा होगा। ठीक, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, कोई बॉल है जिसको अर्थ सरफेस से हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो जब फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो होगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, है ना। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा
मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे देखा जाता है कि इसका जो वेलोसिटी होता है वो घटता है। तो वेलोसिटी जब घटता है तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे? नेगेटिव, रिटार्डेशन मानते हैं। और चूंकि ग्रेविटी के अंदर है इसलिए ए किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। ठीक, साथ ही ये देखा जाता है कि एक हाइट गेन करने के बाद एट मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट और ऊपर जाना बंद हो जाता है। मतलब ये एक हाइट गेन करने के बाद रुक जाता है। जैसे ही रुका इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। और नीचे से ऊपर जाने में उसका कुछ टाइम लगा होगा, टाइम को मान लिया t के बराबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, a हो जाएगा माइनस g के बराबर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी घटती है और घटने के कारण वो एक हाइट पे जाके रुक जाएगा घटते हुए। ठीक, क्लियर है? तो जैसे ही रुका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस सिचुएशन में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को मॉडिफाई करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है। तो देखो क्या मॉडिफिकेशन होगा? v तो हो जाएगा जीरो, u है कुछ ना कुछ, a है माइनस में g इंटू b, gt इधर आ जाएगा, उधर u बचा हुआ है, रीअरेंज करके लिख देंगे u इज इक्वल्स टू gt। ये पहली इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। बस वैल्यूज पुट कर देना सिचुएशन के, इसको तो दिक्कत। दूसरा देखो फटाक से, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? ut प्लस r at स्क्वायर। तो s की वैल्यू h के बराबर, ut u तो है t भी रहेगा, हाफ a की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी और टी स्क्वायर। तो यहाँ तो कुछ भी गायब हो नहीं रहा, सिर्फ ये प्लस माइनस हो जाएगा और हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ये सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तीसरी इक्वेशन देखो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2h। v तो है जीरो, u स्क्वायर 2 माइनस जी, s की जगह h, जीरो इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। देखो 2gh को इधर ले आए, u स्क्वायर बचेगा, यहाँ से दो चीजें मिलेंगी। या तो सिर्फ h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, या फिर सिर्फ u इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2gh। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, अब क्या था, बॉल तो हवा में रुक गया जाके, बट जब ये हवा में रुका हुआ था तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे लग ही रहा है ना, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगातार लग रहा है इसके ऊपर और हमेशा नीचे की ही तरफ लग रहा है क्योंकि अट्रैक्टिव होता है ना। तो उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये बॉल अब क्या होगी? नीचे गिरना शुरू होगी। तो नीचे गिरने से ठीक पहले पहले तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी इस केस में जीरो है गिरने के समय, क्योंकि वो तो रुका हुआ था, है ना। तो देखा जाता है कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो हाइट घटेगी, वैसे वैसे देखा जाता है कि इस फोर्स के चक्कर में फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी बढ़ती जा रही है। मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस, और चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के असर में है इसलिए किसके बराबर? जी के बराबर।
ठीक है। और टकराने से पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा ये, और सरफेस से टकराने से पहले मतलब फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? तो अब इस सिचुएशन में देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगी। पहली थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाली, तो v तो है कुछ ना कुछ, u है 0, a है यहाँ पे प्लस g इंटू टी, तो ये हो गया सिर्फ v इज इक्वल्स टू जी टी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। दूसरी इक्वेशन x वाली यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s रिप्लेस हो जाएगा h से, u है यहाँ पे 0, हाफ a हो जाएगा प्लस g और टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू ये टर्म तो 0 होके गायब हो गया, बचेगा क्या चीज, सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा। ये सेकेंड इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वाला, तो यहाँ v तो कुछ ना कुछ है, तो हो जाएगा v स्क्वायर, u है वहाँ यहाँ 0, 2 प्लस जी एस की जगह h, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ 2gh, यहाँ भी दो बार, सिर्फ v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh या फिर h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिफाइन हो गए ग्रेविटी के केस में, जब मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक।